हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। हम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 है आपका उपनिवेशवाद और देहात। इससे पहले हमने चैप्टर फिनिश कर लिया था मुग़ल एम्पायर वाला, मुग़ल साम्राज्य हमने ख़त्म कर लिया था। और ये जो चैप्टर है बेटा, ये आपका हाफ आएगा, हाफ चैप्टर आना है। और जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी कहाँ तक जो है आपका आएगा। हाफ चैप्टर आपका आना है 274 तक, आई थिंक 75 तक। ये चैप्टर 10 है। इसमें हम पढ़ेंगे जो अंग्रेज़ों का शासन था भारत के ऊपर, उस पर देहाती इलाकों पर क्या फ़र्क पड़ा और इन्होंने किस तरीके से अपना शासन जमाना चाहा। तो हम इसके बारे में ये टॉपिक क्लियर करेंगे। ये बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा 7th 8th 9th में मैंने आपको पढ़ा है कि जो औपनिवेशिक शासन है वो हर जगह उसका अलग अलग अर्थ निकाला गया था, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने जो है बंगाल पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो वहाँ पर जो उन्होंने काफ़ी सारी नीतियाँ बनाई थी, काफ़ी सारे अपना नियंत्रण बनाया था। तो उसकी वजह से लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए थे। उनके इन नीतियों की वजह से काफ़ी सारे कानून बनाए गए थे, ठीक है। उसमें आदिवासी भी थे। तो ऐसे कानूनों को लागू करने की वजह से जो है वहाँ के जो अपने खुद के मूल निवासी थे वो काफ़ी परेशान रहे। और किस तरीके से उन्होंने अपना गुजर बसर की, हम उसके बारे में टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अब पहले हम बात करते हैं बंगाल और वहाँ के ज़मींदार। देखिए, ये तो है कि औपनिवेशिक शासन जो सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। और यही वह प्रांत था जहाँ पे सबसे पहले ग्रामीण समाज को जब पुनर्व्यवस्थित किया गया था। उनको ये लगता था कि वहाँ पर जो है कृषि में सुधार करने के लिए कुछ भूमि संबंधी अधिकारों की जो व्यवस्था है उसको अच्छे से नियोजित किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जैसे कृषि हो। अब इसमें देखिए, इसमें वर्धमान की घटना है। वर्धमान है जो इसमें ये 1797 की है। इसमें एक नीलामी की घटना की गई है। इसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो क्या करते थे, वो अब किसानों अपना जो है किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए जो है वो राजा को जो है ज़मींदार बनाते थे। और उनके अंडर में जो है कई कई सारे गांव होते थे, उनसे जो है वो राजस्व इकट्ठा करते थे। राजा का काम होता था किसानों से राजस्व इकट्ठा करना, और अंग्रेज़ों का काम था राजा से राजस्व इकट्ठा करना। लेकिन होता ये था कि राजा जो है अपना टाइम से उतना राजस्व नहीं दे पाता था अंग्रेज़ों को, जिसकी वजह से जो EIC कंपनी थी वो वसूली करती थी, यानी कि राजा की संपत्ति को नीलाम करती थी। अब उसमें क्या होता था, उसमें ये देखा जाता था, कलेक्टर के थ्रू उसे अंदेशा रहता था कि जो नीलामी में खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि ऊंची से ऊंची बोली लगाई जाती थी, तो जो जिसकी सबसे ज़्यादा ऊंची बोली होती थी वही खरीदता था। लेकिन ये उसे थोड़ा सा अंदेशा रहता था कि जो ऊंची बोली लगाने वाले लोग हैं या फिर जो राजा की संपत्ति खरीदने वाले लोग हैं वो खुद राजा के एजेंट और नौकर हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि फर्जीवाड़ा ही होता था 95%, और वापस जो भी संपत्ति होती है वो राजा के हक में चली आती थी, है ना। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती थी। और ये सब होने के बावजूद भी फिर दोबारा से जो है राजा को जिम्मेदार बनाया जाता था उसी काम के लिए। अब आपका अगला टॉपिक आता है अदा न किए जाने वाले राजस्व की समस्या क्या थी। देखिए, अकेले वर्धमान राज की ज़मीनी संपदाएं नहीं होती थी। 18वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के 75% से अधिक जिम्मेदारियां हस्तांतरित की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी ये आशा करते थे कि जो ये इस्तेमारी बंदोबस्त है, इसे लागू किए जाने से जो कृषि समस्याएं वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। 1770 के दशक तक आते थे बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि बार बार के अकाल पड़ रहे थे। खेती की जो पैदावार है वो घट रही थी। अधिकारी लोग ये सोच रहे थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी जब विकसित हो सकेंगे जब हम कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देंगे। और ऐसा तब होगा जब संपत्ति के अधिकारी प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। तो क्या होता था कि जो सरकार थी वो राजस्व को एक बार ही तय कर देती थी ऊंची, है ना, क्योंकि उन्हें लगता था कि कृषि होगी, अच्छी खेती होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो बार बार ना बढ़ा के एक ही बार जो अपना राजस्व बढ़ा देते थे। लेकिन वो जो राजस्व होता था वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा होता था, जिसे जो किसान लोग जो हैं चुकाने में असफल होते थे। और उसी की वजह से राजा की संपत्ति जो है नीलाम हो जाती, क्योंकि राजा ही जमींदार होता था, वो इतना पूरा जो टैक्स है वो इकट्ठा नहीं कर पाता था। लेकिन समस्या ये पता लगाने की थी कि वे कौन व्यक्ति हैं। अब अच्छा, इसमें ये था कि जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उसमें समस्या ये थी कि किसको वो जो है ज़मींदार बनाया जाए, है ना, किसको ठेका दिया जाए। तो कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद उन्होंने सोचा कि जो बंगाल के राजा जो तालुकदार हैं
उन्हें ही इसमें लागू किया जाए, उन्हीं के ऊपर ही, और उन्हें ही ज़मींदार बनाया जाए, जिससे कि जो है वो अपने ही गांव के इलाकों में जो है अपने राज्य को इकट्ठा करे। यानी कि एक राजा के अंडर में 400 गांव आते थे, जो एक निश्चित राशि जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने एक इम्पोर्ट कर रखी थी, उसी को जो है राजा को इकट्ठा करना होता था, किससे? किसानों से। अब आपका अगला टॉपिक है राजस्व राशि के भुगतान में ज़मींदार क्यों चूक करते थे। क्यों ज़मींदार जो है राजस्व को अच्छे से इकट्ठा नहीं कर पाते थे। तो कंपनी के अधिकारी को ये सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से ज़मींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल की प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लेकिन इस तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में ज़मींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबरी कोताही करते रहे। परिणाम ये हुआ कि जो राजस्व है वो बढ़ता चला गया, बकाया होता चला गया। और अब ये जो ज़मींदारी की जो असफलता है, जो राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाई, उसका कारण क्या था? पहला कारण क्या है कि प्रारंभिक मांगे ही बहुत ऊंची कर दी। यानी राजा ने राजस्व पहले इतना ज़्यादा कर दिया कि वो किसान जो है देने में उसको जो है असफल रहे। ठीक है, कंपनी ने राजस्व मांग को उच्च स्तर पर रखा और उसके लिए दलील दी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कीमतें बढ़ती जाएंगी और ज़मींदारों का जो बोझ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूसरा क्या था? ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, है ना, उपज तो नीची थी, उन्होंने राजस्व ज़्यादा कर दिया, जिससे किसानों के लिए ज़मींदार की उनकी देय राशियों को चुकाना बहुत ही मुश्किल था। जब ज़मींदार स्वयं किसानों से राशि इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो आगे कंपनी को अपने निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता। तीसरा क्या था? राजस्व तो बहुत ऊंचा था और फसल चाहे खराब हो चाहे अच्छी हो, भुगतान समय पर जरूरी था, जो नहीं हो पाता था, है ना। एक निश्चित तारीख होती थी कि समय पर चुकाना है, जो कि नहीं हो पाता था। चौथा क्या था? इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ से जमींदार की शक्ति को रियायत से राजस्व इकट्ठा करने तक ही सीमित कर रखा था। अब कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी, पर वे उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित भी करती थी। पूरा का पूरा जो है कंपनी का जो नियंत्रण था वो जमींदारों के ऊपर था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जमींदार के सैन्य टुकड़ों को भंग कर दिया जाता था अगर वो अपने समय पर काम पूरा नहीं करते थे। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था और उनकी कचहरी की कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में कर दिया गया। जमींदार से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता से एक विकल्पीय केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकारी को पूरी तरह से सीमित और प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक भी हुआ कि जब राजा राजस्व भुगतान नहीं कर पाया तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इससे एक स्पष्ट निर्देश दिया गया कि उनको जो है उस जो भी उनको अधिकार दिए गए हैं वो अपने हाथों में ले लो और उनका जो प्राधिकार है उनको ख़त्म कर दो। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदारों का एक अधिकारी जो अधिकारी होता था जमींदार को, उसे अमला कहते थे, वो गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक वार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशि का भुगतान करना बहुत ही मुश्किल होता था। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि किसान जानबूझकर जो है भुगतान में देरी करते थे और होते हुए भी नहीं देते थे, क्योंकि ये होता था कि परेशानी तो ज़मींदार को उठानी पड़ती थी, राजा को उठानी पड़ती थी। तो वो जानबूझकर देते थे, उन्हें मज़ा आता था उन्हें परेशान करने के लिए ज़मींदारों को। ज़मींदार का बस एक ही अधिकार था कि वो उन पर मुकदमा चला सकता था। लेकिन जो मुकदमे होते थे, ये दीवानी मुकदमे होते थे, काफ़ी लंबे चलते थे, कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। ऐसे बहुत सारे 30,000 से भी ज़्यादा जो है मुकदमे जो है उसमें थे, लंबित में थे। तो ये भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। तो इसलिए जो है जो किसान होते थे वो जानबूझकर जो है टैक्स नहीं देते थे। अब है जोतदारों का उदय। फिर आए जोतदार। जो बड़े बड़े रैयत होते थे, बड़े बड़े किसान होते थे, वो जोतदार होते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक और तो अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसान के कुछ समूह गांव में अपना स्थिति मजबूत कर रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमने धनी किसान के इस वर्ग को जोतदार कहा, यानी कि जो धनी किसान होते थे उनको जोतदार कहा जाता था। विशिष्ट विवरण में देखने को मिलता है 19वीं सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने अपनी ज़मीन के एक बहुत बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हज़ार एकड़ में फैले हुए थे, उनसे काफ़ी सारा धन अर्जित कर लिया था। स्थानीय व्यापार साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। इस प्रकार वे क्षेत्र के करीब काश्तकारों पर व्यापक अपना शक्ति का प्रयोग करते थे। यानी उनका जो पावर थी वो ज़मींदार यानी कि राजाओं से ज़्यादा अच्छी उनका अधिकार था। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। और वो क्या करते थे कि उनका ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों को दे देते थे। वो खुद ही अपने आप हल लाते थे, मेहनत करते थे और उपज को जो है आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे।
गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत से हमेशा ज़्यादा प्रभावशाली रही है। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधा अपना नियंत्रण रखते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें भी अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदारों को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। ये जोतदार लोग करते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न दिए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन ज़मीन को खरीद लेते थे, यानी जो बड़े किसान होते थे वही राजा की संपत्ति को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य के भागों के देहाती में इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरे। तो ये जोतदार जो होते थे उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ जगह पर तो कांटीदार और मंडल भी कहलाते थे। तो उनके उदय से जमींदार के अधिकार जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे जमींदारों के। तो यहाँ पे हमने आपको बच्चों ये बता दी, यही इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट में बताया गया है कि कंपनी राज में तो उन्होंने ज़मींदारों को खड़ा करा, ज़मींदार रैयत से कर वसूल करते थे। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ जोतदारी खुद इतने प्रभावशाली थे, वो डायरेक्ट ही रैयत से इनसे अपना काम करवाते थे और उन पर भी नियंत्रण था, ज़मींदारों पर भी। तो इस तरीके से जो जोतदार थे वो ज़्यादा प्रभावशाली थे ज़मींदार से। तो बच्चों आज मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया है 1.4 टॉपिक तक। अब 1.5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अपने पेजेस आप रीड करेंगे और वीडियो को बहुत बार देखेंगे और चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।